प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। डायलाग और जंग एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से अब ईरान के ऊपर अटैक्स भी किए जा रहे हैं और ईरान ने भी क्लेम किया है कि F-35 जो है वो मार गिराया है। इसकी तस्दीक खुद अमेरिकन ने भी, ऑफिशियल्स ने भी कर दी है। ट्रंप हुकूमत में बड़ी सतह पर तब्दीलियाँ और बरतरफियों का मज़ीद खदशा भी है और बज़ाहिर इस जंग को जो एक बड़ी अचीवमेंट समझ रहे थे ख़ुद अमेरिकन भी और इसराइल भी, लेकिन मुश्किलात से दो चार हैं। जो सदर ट्रंप ने गुफ्तगू की उस दिन, उससे भी लगा कि बज़ाहिर तो ज़ाहिर है उनको फेस सेविंग चाहिए, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा। इसराइल इसके ऊपर खुश नहीं है, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। ख़ुद US में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है इस बात के ऊपर। उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो भी इस पूरी सूरत हाल से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। तो इस सारे अमल में ख़ुद सऊदीया भी ट्रंप से नाराज़ है, नाला है, बाकी रियासतें भी परेशान हैं कि हुआ क्या है। वो अमेरिका जो सुपर पावर था वो बिल्कुल ही अपनी सुप्रीमेसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहा है और अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जंग ख़त्म होगी तो अमेरिका एक हारा हुआ ही कंसीडर किया जाएगा। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, माहिर हैं आलमी उमूर के। शेख साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें अब्दुल्ला गुल साहब ज्वाइन करेंगे, माहिर हैं आलमी उमूर के। गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। अब्दुल्ला गुल साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे खुश आमदीद जनाब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में एक बार। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शेख साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, ये तो पहले भी बार बार ईरान ये कह चुका है कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर, चूँकि वो बातचीत के लिए तैयार होता है, हम मुज़ाकरात करते हैं और फिर बैक एंड पे वो वादा खिलाफ़ी करता है, खंजर से वार करता है, पीठ पीछे से वार करता है और वही कुछ अभी हो भी रहा है। इस सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जा सकता है? अगर ये मज़ीद तवील होती है और इसी तरह इन आउट लगा रहेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए भी, और ख़ुद ज़रा इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए वो भी मुश्किल होगी। शेख साहब देखिए, जब से मिडल ईस्ट में आग जलना शुरू हुई है और गाजा की भी हुई लड़ाई और सारी चीज़ें जो थी, जो मैं वो तो रिपीट नहीं करूँगा कम टाइम की वजह से, उसके बाद अमेरिकन ने यही सोचा कि उनकी विक्ट्री हो रही है। सीरिया को न्यूट्रलाइज किया, हिजबुल्लाह को भी मारा, इधर से इन्होंने खुमैनी को भी मार दी, शहीद किया, उनको किया। उधर से दूसरे जो भी इन्होंने सारी चीजें, तो इसराइल के थ्रू उन्होंने जो भी सारा सिलसिला किया, उनके जहन में यही था कि अब हम जो चाहें वो करेंगे। मैं अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं भी आई एम। तो उसमें हुआ ये कि सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि जो ये गजा की जंग के बाद की जो सिचुएशन है, देखिए गजा से पहले फेज 1 में जो मुझे लगता है एज ए डिप्लोमेट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वेस्ट का और अमेरिकन का, इवन यूरोपियंस उसमें थे, तो उनकी इंटेंशंस क्या थी? उनकी इंटेंशंस ये थी कि इसराइल को रिकॉग्नाइज कराया जाए, इसराइल को ज्यादा खिता दिया जाए, दो रियासतों पे इंटरनेशनल मानते थे। और उसके क्योंकि कई दफा ट्रंप ने कहा था फलस्तीन को छोटा सा एक मुल्क करके और छोटी वो रियासत दी गए। 67 से जब जो वॉर शुरू हुई थी, कोई नहीं, उसमें वेस्ट बैंक या गोलान हाइट्स कोई वापसी नहीं होती, और इधर से करके और मुसलमानों के साथ इसराइल के ताल्लुकात करा के एक ग्रेटर इसराइल की एक रियासत कायम की जाए। उसमें अब्राहम अकॉर्ड कहें या जो भी कहें, 80 से मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसके साथ हुआ ये कि यूए के साथ सफारती ताल्लुकात भी हो गए, सूडान के साथ भी हो गए, बहरीन के साथ भी हो गए, इजिप्ट के साथ ऑलरेडी हैं, जॉर्डन के साथ हैं, इवन ईरान इसकी एम्बेसी जो है इसराइल के टर्की में है, मोरिटेनिया में है। मतलब ये वो फेज जो था जब हमास वालों ने अटैक किया, उसके बाद वो चेंज हो गया। वो वहां तो वहां एकदम वो लड़ाई जो थी, तो उसके बाद ये हुआ कि जो सारा लिंक था, जैसे ईरान था, ईरान की सपोर्ट थी हिजबुल्लाह को, हमास को, और हुसी जो यमन में है उनको, या जहां भी ऐसी उनकी कम्युनिटी थी तो वो हुआ। तो अब दूसरे फेज में ये जंग शुरू हो गई कि ईरान को कमजोर करना है, उनके जो भी प्रॉक्सीज हैं उनको खत्म करना है, वो भी शुरू हो गया।
शुरू हो गया तो एक जो मेरे लिहाज से जो मिस कैलकुलेशन हुई है जी अपना अमेरिकन की कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। मेरा ख्याल है वो समझ रहे थे कि जो भी सारे और मुल्क हैं उनको उन्होंने करके न्यूट्रलाइज भी कर दिया और कंट्रोल भी कर दिया है पॉलिटिकली और मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली भी, और इसराइल को हम आगे करेंगे। ईरान के साथ जब उन्होंने ये शुरू किया तो थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। इट वॉज नॉट द टाइम 80s वाला नहीं था इराक ईरान की वार। उस वक्त भी अमेरिकन कहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो बाद में नहीं निकले। अमेरिकन तो जंगें हारते आई हैं, आप वियतनाम से शुरू करेंगे तो इस चीज में नहीं जाता मैं। जी अब ये जो लड़ाई थी ईरान के साथ जो लड़ाई थी उन्होंने कहा ये आसान होगा। ठीक सब दूसरे फेज में इन्होंने ये कहा कि जी रिजीम चेंज करो खुमैनी को। तो उनका ये स्टाइल यही है कि उनको बहुत ऊपर वाले लोगों को मारा, हमास को ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, उनकी कमर तोड़ चुके थे, खत्म तो नहीं किया था, कमर तोड़ चुके थे। इस्माइल को मारा, दूसरों को मारे, इनके मिलिट्री के टॉप ब्रास को ईरान के मारा, पॉलिटिकल चीजें उनको मारा, खुमैनी को शहीद किया। यानी उन्होंने समझा कि अभी आसान होगा हम ईरान की से रिजीम चेंज करें, जो नहीं हुआ। दूसरा उनका ये था कि जो यूरेनियम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो सारे मिसाइल इनके पास बहुत बड़े बड़े हैं उनको कंटेन किया जाए, खत्म किया जाए। आपको याद होगा 2015 में जी जब ओबामा ने एग्रीमेंट की थी न्यूक्लियर के मुद्दे तो काम चल रहा था, फिर ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस भी लगा दी थी। हुआ ये था कि जब तक के सैंक्शंस अभी तक लगी हुई थी तो ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? चाइना एंड रशिया, 2 कंट्रीज थे। उसके बाद तो ईरान अकेला नहीं था। इन्होंने कहा कि आसान होगा तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। ठीक, इसमें शेख साहब आपने जो बड़ा तारीखी पस मंजर बताया, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत आसान इसको समझ रहे थे। अभी आ रहा हूँ उस चीज से कि अभी क्या जो हो रहा होगा। अभी 2 मिनट में मुझे अर्ज करूंगा, बात करने दें। अभी ये सिचुएशन हो गई तो ये सारी चीजें जब गई तो अमेरिका ने सबसे मदद मांगी अपने अलाई से, सबने ना कर दी, नेटो ने ना कर दी, यूरोप वालों ने ना कर दी, यूके ने ना कर दी। अरब मुल्कों में जहाँ थी तो वहां भी जो है बेसिस से उन्होंने भी लिटरली ये कहा कि नहीं यहाँ से यूज नहीं होने देंगे क्योंकि ईरान उनसे नाराज हो रहा था कि उनको यूज करने ना दे। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि गल्फ कंट्रीज ने किसी ने भी ईरान को रिटेलिएट नहीं किया, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया किसी चीज से। हालांकि उनके पास हथियार सबके पास है, वहाँ कतर के पास भी हैं बड़े बड़े जहाज, सऊदिया के पास भी है, सबके, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। पाकिस्तान आ गया, टॉक शुरू की अमेरिकन के कहने के ऊपर, 15 पॉइंट आए, वो भी कन्वे किया ईरान को। ईरान के जो 6 पॉइंट थे वो भी कन्वे हुए। पाकिस्तान ने एक चीज बड़ी अच्छी की, उसमें सऊदी के एक्चुअली वो भी थे, वजीर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। उसमें अच्छी बात ये हुई कि कम से कम जो 2 मुसलमान मुल्क ज्यादा ईरान जो लड़ रहा था वो कम हो गया, और कम से कम उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी कमी तो आई, मगर इसराइल चाहता था कि आपस में लड़े, जो लड़ाई नहीं हुई है, तो अभी तक भी नहीं हुई है। शेख साहब, आप समझते हैं कि ये जो ट्रैप था मुस्लिम कंट्रीज को आपस में लड़ाई करवाते वो आमने सामने लाके खड़े करते, जो कि कोशिश की गई, तो उसमें ये एक हिकमत अमली रही और ज़ाहिर पाकिस्तान का इनपुट बड़ा अच्छा रहा इसमें थ्रू आउट। तो उसमें भी नाकामयाब रहे, वो नाकाम रहे। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा, जी मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा और इस पॉइंट पे मज़ीद बात करेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो इनपुट है वो कितना अहम रहा और कितना अहम है। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, आप किस तरह देखते हैं जो अमन मिशन है और पाकिस्तान फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है इसमें? हम आपको सुनते भी हैं, बड़ा इसके ऊपर आप वोकल हैं, क्या समझते हैं? जिस तरह बैकग्राउंड तो बताया शेख साहब ने, जो कि आपने सुना भी, अब किस स्टेज पे खड़े हैं? चूँकि पिछले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे। सदर ट्रंप की जो स्पीच थी, कहा समझा ये जा रहा था कि शायद कोई बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने होम्योपैथिक टाइप का ही ऐलान किया है, जो कि ज़रा फेस सेविंग उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम जीत भी चुके हैं, जंग मकासद हासिल हो चुके हैं, लेकिन वो साथ साथ अटैक भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है और राइट नाउ जो डायलॉग हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया ज़फीर गनी साहब। देखें, एक वन साइडेड क्लेम करना कि ये हम जंग जीत चुके हैं, उन्होंने तो ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फौज खत्म कर चुके हैं, IRGC खत्म कर चुके हैं, नेवी एयरफोर्स खत्म कर चुके हैं, और आज से 8 महीने पहले उन्होंने उनका न्यूक्लियर भी खत्म कर दिया था और साथ ही साथ मिसाइल प्रोग्राम भी
खत्म हो गया था, रिजीम भी चेंज कर चुके हैं, तो फिर उनको खौफ किस चीज का है और फिर मसला क्या है? फिर तो जब सब ऑल टारगेट्स अचीव, तो वो तो फिर मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए। आपने हुर्मुज भी खुलवा चुके हैं। मकसद ये है कि तारीफ वो अच्छी जो दुनिया करे। फिलहाल तो दुनिया उनके लत्ते ले रही है, दुनिया उन पे लान तान कर रही है और वो दुनिया पे लान तान कर रहे हैं। कभी वो सऊदी शहजादे के खिलाफ बोलते हैं, तो कभी सदर मैक्रोन के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो यूनाइटेड नेशन के खिलाफ बोलते हैं, तो कभी नेटो के खिलाफ फट पड़ते हैं, और कभी वो जापान और साउथ कोरिया से मदद करते हैं जिसके ऊपर मदद ना मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि सदर ट्रंप बहुत मुश्किल में है। और ये जो 2 दिन पहले उन्होंने तकरीर की, जिसके ऊपर सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोई ऐलान वो कर देंगे, ऐलान तो वो करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, एप्स्टीन फाइल की एक नई वीडियो उनके दामाद ने उनको कहीं पेश कर दी। उसके बाद फिर जाहिर है फिर चिरागों में रोशनी ना रही, तो मजबूर फिर होता है आदमी, जाहिर है मजबूरी है। ये बात तो तय है कि ये इजराइल की जंग है, और इसका इजहार अभी आपने देखा कि जेडी वेंस और नेतन्याहू की जो बातचीत लीक हुई जी जी। या लीक करवाई गई खुद जेडी वेंस की जानिब से, तो इसका तो वाजे मतलब ये है कि वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने हमें 48 घंटे का प्लान दिया था, तो वो तो 48 घंटे तो प्लान तुम्हारा कामयाब नहीं हुआ। दिस मीन्स कि असल में ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इजराइल के कहने पे अमेरिका ने लड़ी। और यही वजह है कि आज उनके जो अपना आर्मी चीफ हैं, जी जी। दौरान जंग उनको फारिग कर दिया गया है, जनरल रैंडी को। अब जनरल रैंडी को फारिग करने का मकसद 2 मकासद हैं। देखिए, मैं फौजी चीजों को भी समझता हूँ। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए कि क्यों? एक तो ये है कि प्लान गलत है, तो प्लान तो मेरे ख्याल में गलत नहीं है, और दूसरा यह है कि वो वहां जाने से इनकारी हैं, और यही वजह है वो इतने अरसे से जो सदर ट्रंप ये बोलते रहे कि जमीनी ऑपरेशन, उसमें वो लहतो लाल से काम ले रहे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ एक दलदल में फंसा दिया जाए। अब देखना यह है कि अब इनके बाद जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो क्या करेंगे, क्या वो सदर ट्रंप के सामने झुकेंगे या मजीद जो है वो इसके अंदर पुख्तगी लाएंगे और कहेंगे कि जनाब, हमारी फौज के सिपाही इजराइल के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। ये खैर वक्त ही बताएगा। अब आप ये देखें कि जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुए, पॉलिटिकल आइसोलेशन, जिस मुल्क के अंदर वो इनकलाब बपा करना चाह रहे थे, आज 80 लाख लोग उनके खिलाफ सरापा एहतजाज है। जिस मुल्क को वो आइसोलेट करना चाह रहे थे डिप्लोमेटिकली, आज वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ इंडिया, इजराइल और अमेरिका इकट्ठे रह गए, बाकी तो सब उनको आगे निकल गए। सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्क जो उनके साथ बड़े शीरो शक्कर थे, उन्होंने भी अपना डिफेंस जो एग्रीमेंट है वो कर लिया। यूक्रेन के साथ दिफाई जो डिफेंस सिस्टम है, एरियल डिफेंस सिस्टम, अब ये तो इनके, और फिर आपनाए हुर्मुज के हवाले से देख लें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपनाए हुर्मुज तो मेरा मसला ही नहीं है, ये तो जिन लोगों ने यहाँ से तेल लेना है वो जाने, वो मुझे क्या काम है, मैंने तो वेनेजुएला के ऊपर शबफून मार लिया, और वेनेजुएला का असल में तो सदर का मसला था ही नहीं, बल्कि मैंने मेडियोरो को तो सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि वो, मैं उसका तेल हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको तेल दे दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इससे मतलब वादे नजर आ रहे हैं। अभी जैसे जफरुल्लाह शेख साहब ने बोला, वो भी अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अरब दुनिया ने, खलीजी ममालिक ने बढ़कर हमला ईरान पर इसलिए नहीं किया। एक वजह तो वो जो उन्होंने फरमाई, दूसरी वजह ये जो ज्यादा बड़ी वजह है मेरे ख्याल में, उसके अंदर सबसे बड़ा पहलू ये है कि अगर वो खलीजी ममालिक हमला करते तो फिर अमेरिका तो ये जा वो जा होता और कहता कि जनाब, हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर खाने के बाद जब जरूरत पड़ी यूएई और दीगर ममालिक को, तो उन्होंने तो खुद अपना डिफेंस कर लिया, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है। इसलिए दिस इज वन रीजन। द सेकंड रीजन इज कि अगर खलीजी ममालिक हमला करेंगे तो फिर वो उनके ऊपर बराह रास्त उनके शहरों पर हमला करेंगे, और शहरों के ऊपर हमला खलीजी ममालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ये वॉर उस अंदाज के अंदर इसके डायनेमिक्स वहां नहीं गए। तो ये चंद चीजें हैं जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि वक्त कम है तो मैं आपसे ये सवाल जान के फिर मैं शेख साहब की तरफ जाऊंगा।
कि जो डायलॉग थे, और इसमें ज़रा पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। आपने जंगी जो मामलात हैं उसकी बात की, वो ज़रा टाइम कम है, वरना उसके ऊपर भी हम खुल के बात करते हैं। कैलकुलेशंस की भी बार बार बात हो रही है। तो ये सब कुछ तो चलो जो होना था वो हो चुका है, गलतियाँ, और ये तो 70-80% जंग तो अमेरिका खुद हार चुका है। ये जितने इस्तीफे उनके आ रहे हैं लोगों से, और अभी मज़ीद तब्दीलियाँ भी आनी हैं उनकी कैबिनेट से। सो आप किस तरह देखते हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान, चाइना, रशिया, और जो ज़रा किरदार अदा कर रहे हैं कि इन सब इस जंग को ख़त्म किया जा सके, ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? बैकडोर कोई बातचीत हो रही है? आपके पास क्या इस मालूमात हैं इस वाले से, अब्दुल्ला गुल साहब? गनी साहब, मैं बराह रास्त इसके अंदर मैं लोगों से रवाबित में हूँ। हाकान फिदान साहब से भी मेरा राब्ता रहा। अभी उससे पहले जो है वो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब से, और इसी तरीके से कालीबाफ साहब से और दीगर लोगों से। लेकिन मसला यहाँ यह है कि चाइना गारंटी जब तक नहीं देगा, रूस गारंटी नहीं देगा, पाकिस्तान के तो इजराइल के साथ मरासिम में नहीं है ना, और अमेरिका की गारंटी हम दे नहीं सकते। आयरन क्लैड गारंटीज मांगता है ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी ये बात कर दी। इसलिए जब आयरन क्लैड गारंटीज मांगते हैं तो वो चाइना और रशिया को देना पड़ेगा। पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान ब्रिज कर रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब वक्त कम है अब्दुल्ला गुल साहब, अगले किसी प्रोग्राम में खुल के इस पे बात भी करेंगे। शेख साहब, सेम सवाल आपके लिए भी है। किस तरह देखते हैं कि अब ज़रा निकलना तो है, फेस सेविंग चाहिए अमेरिका को, और इजराइल नहीं है राजी, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब भी बात कर रहे थे। अदरवाइज उन्होंने ऐलान कर देना था, और जिस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, वो वीडियोस का भी जिक्र कर रहे हैं। और वहाँ पे अवाम का बड़ा प्रेशर है, खुद यूएस के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगे मिड टर्म आने हैं। सो आप समझते हैं कि ये प्रोलॉन्ग भी तो नहीं कर सकते, ये जंग में रहेंगे तो इलेक्शन तो उधर वैसे ही हार जाएंगे। देखिए, मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी जी प्लीज। एक तो सिर्फ ये चीजें नहीं, मगर अमेरिका के अंदर भी, दुनिया भर में तो खैर मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में एक फीलिंग आ रही है कि इस इम्पीचमेंट के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि ये वन मैन शो है, वो किसी की बात मानते नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने खत्म कर दिया है, कैबिनेट में काफी वो शफल हो गई हैं, और वहाँ अमेरिकन थिंक टैंक है, दूसरे सारे जो भी हैं उनमें काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ग्राफ जो है ट्रंप का बहुत नीचे आ चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका प्लान था इसराइल का, और उनका कट्ठा प्लान था इसराइल को रिकॉग्नाइज कराने का, और अब्राहम अकॉर्ड और ग्रेटर इसराइल और इनके सारे कंट्रोल करने का, और मुसलमानों को अलग अलग करने का, मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म ना करने का। देखिए, बात दरअसल ये है कि ऑटोमन्स के फॉल के बाद जो मेरा ख्याल 20 से 24 के दरमियान जब हुआ था उस्मानिया दौर, खत्म हुआ 500-600 साल का, तो ये मेरी ये सोच है कि उसके बाद वेस्ट ने, खास करके अमेरिका ने, सबने ये तैयार कर लिया कि मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दिया। फिर 1974 में बड़ी समिट हुई थी लाहौर में, आपको याद होगा, और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको याद होगा। मकसद ये है कि लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, यूएनओ बनाया गया, अपने चचा भतीजे को सारे को वीटो पावर दे दिया, पैसे भी वही दे रहे हैं, यूएनओ को सब कर रहे हैं। मकसद सारा पहला वाला ये था, जो इस सारी एपिसोड बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी, उसके बाद वो तो खुद वही लगी, उसके बाद जो सारा एपिसोड हुआ, आज तक जो एफर्ट है, एक तो वो आ रहा है कि भाई रिलीजियस फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो है उसमें मुसलमानों को अभी तक नहीं आने दे रहे। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। देखिए, गल्फ में बड़ा मार्केट है अमेरिका के। अभी भी जब ट्रंप साहब पिछली दफा गए थे, 100 बिलियन से ज्यादा सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ डील करके आए थे। सारे वो जो पेट्रोल डॉलर थे उनके सारे पैसे वेस्ट में पड़े हुए हैं, अमेरिका में पड़े हुए हैं, बैंकों में पड़े हुए हैं, जो पेट्रोल के। दूसरे इतने ऑर्डर्स वो वहां लेकर आए हैं। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर जंग भी होगी और डिस्ट्रक्शन भी होगी तो ये हमसे ही बनवाएंगे, ये सारी कल हमें जाएंगे, यही सारी चीजें फिर हम बना देंगे, इनको हथियार भी हम इनको दे देंगे, तो एक बड़ा मार्केट खुल जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये मिसकैलकुलेशन जो इनसे वॉर की हुई है, ये खुद उस ट्रैप में आ गए हैं। और सब कुछ है जो ग्रेटर इजराइल और इजराइल में कोई अभी इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। कोई मुसलमान मुल्क अरब जो है उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। मैंने सऊदी अरब में 4 साल सर्व किया है, कुवैत में 4 साल मैंने सर्व किया है। अरब जो है वो कभी भी एक दफा दिल में कोई चीज आ जाए वो फिर पीछे नहीं हटते, परवाह नहीं करते किसी की। तो एक तो पॉलिटिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली ये हार चुके हैं जंग। ये सिर्फ वॉर नहीं हारे
उन्होंने सारा जो उसका जो रेपरकशन होंगे वो खराब है। दूसरा ये है कि अभी एक ऑप्शन था जो दोबारा मिसकैलकुलेशन करने गए हैं कि हर एक आइलैंड पे जो उसको लेने के लिए गया, वो आइलैंड जो है बेसिकली चाइना वहां से हो सकता है, इधर से रशिया भी हो जाएगा, इधर से ईरान करीब हो जाएगा। ये फौजें जो मरीन्स वहां जा रहे हैं, फिर ये मरीन्स को मरवाएंगे। ये अगर खुदा न खासा वहां से हुआ, फिर दूसरा जो डर है, डर ये कि मैं ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट फेज में उनको बड़ी बुरी और इबरतनाक शिकस्त हुई है। वो ये जो समझ रहे थे, जो कैलकुलेशंस उनकी थी, वो उस तरह पूरी नहीं होगी। जी जी, वक्त खत्म हो रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, आखिरी पॉइंट आपका, आप किस तरह देखते हैं? एक तो शुरू में भी आप फरमा रहे थे, इस वक्त सऊदीया सबसे ज़्यादा नाराज़ है और बड़ा स्टेक होल्डर था खुद अमेरिका का। अगर इस मामले में अगर जारहाना हिकमत अमली सऊदीया की तरफ से अपनाई जाती है ईरान वाले मामले में, जो कि वो बैकफुट पे है, बड़ा सेंसिबल उसने रोल प्ले किया है। और दूसरा ये कि इन रियासतों के पास अपनी फ़ौज, बाज़ाब्ता लड़ने वाली फ़ौज थी भी नहीं। शायद अगर वो उस तरह होती तो ये स्टेप ले लेते स्टार्ट में। सो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा फेलियर रहा इन खलीजी ममालिक का, क्योंकि उनके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं था। वो तो डिपेंड ही अमेरिका पे कर रहे थे। जब अमेरिका खुद पिट गया तो उन्होंने सऊदीया की बिहाफ पे क्या जंग लड़नी थी? देखिए, इस चीज का इदराक सऊदी अरब को बहुत पहले हो गया था, जब शहजादा सलमान ने इस्लामी फौज का कॉन्सेप्ट दिया था, और आज तक उस कॉन्सेप्ट से वो पीछे नहीं हटे। ये अलग बात है कि उसके ऊपर अमल दरामद के लिए शायद अमेरिका ने उस तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, लेकिन वो कल का अमेरिका था और आज का अमेरिका कुछ और है। और खास तौर पे जब यहाँ से वो आज नहीं तो कल निकलेगा, तो वो सुपर पावर का स्टेटस उतार के निकलेगा। इसलिए अब जो इस्लामी फौज है, जो मेरे इतलात हैं कि क्वाड मीटिंग जो हुई अभी चारों मुल्कों के, तो पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, ये चारों मुल्क बड़े अच्छे ताकत में भी हैं और सऊदी अरब के पास पैसा भी है और पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये चार मुल्कों ने ये भांप लिया है कि मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं और आने वाले वक्तों के अंदर ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अंदर रंग भरने की पूरी तैयारियां हैं। और वन ऑफ द रीजन के अरब दुनिया के अंदर आप देखें, जो जासूस पकड़े गए वो या तो भारत से ताल्लुक रखते थे और या इजराइल से ताल्लुक रखते थे। कर क्या रहे थे? उन मुमालिक में खुद हमले करवा के और नाम ईरान का लगा रहे थे। दिस मीन्स के ये चाहते हैं कि अरब दुनिया पॉलिटिकली और साथ साथ मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली और साथ ही साथ फाइनेंशियली वीक हों, ताकि वो तमाम का तमाम जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा है उसमें रंग भरे जा सकें। इसलिए ये चीजें भांप ली गई हैं मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार बनकर उभर के सामने आएगा इंशाल्लाह। कुछ तो आ चुका है और कुछ मजीद आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ चूँकि आपने जिक्र किया और वो हमें याद है, 36 ममालिक की एक इत्तेहाद बनाया गया, वो आप समझते हैं कि बड़ा राइट टाइम आ गया जंग के बाद फौरी कि उसकी एग्जीक्यूशन को बेहतर किया जा सके, जो कि नहीं हो सकी थी। ज़रा प्रेशर, फिर वो बड़े ज़बरदस्त मायदे भी हुए थे सऊदीया और अमेरिका के दरमियान, तो शायद वो पसे पर्दा अंडर द कारपेट चली गई थी। वो जो मामला हैं वो अब बेहतर हो सकते हैं इसके बाद, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। जी देखिए, उन्होंने एक बात की ना, डोनाल्ड ट्रंप ने झंझलाहट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए इंतहाई मेरे ख्याल में घटिया सऊदी शहजादे के लिए, तो फिर आप मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि उनको मेरे से बात करनी पड़ेगी। दिस शोज के वो इनके साथ टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, और अगर सऊदी अरब इस अमेरिका के तसल्लुत से बाहर आ जाता है, दिस मीन्स दैट ये तो फिर पूरी दुनिया बाहर आ जाएगी, और खास तौर पे इस्लामी दुनिया। अब आप देखिए, जिस तरीके से इंडोनेशिया ने कहा है कि मैं अब ट्रूप्स नहीं भेजूंगा, और गजा पीस बोर्ड से उन्होंने बाहर निकलने की बात कर ली है, तो दिस मीन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म डेवलप किया था और वहां जो रिवियरा बनाना के चला था और वो इजराइल को रिकॉग्निशन करवाना चाह रहा था, तो वो तो बातें अब मेरे ख्याल में दूर हो गई। अब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माजी में सर इराक हो या अफगानिस्तान का मामला हो, किसी ने ना की ही नहीं थी अमेरिका को। सो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बड़े चौधरी को ये सारे ममालिक जो है वो ना कर रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं। सो मुमकिन नहीं लग रहा। और जिस तरह आप डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, अखलाकियात से गिर कर बात कर रहे हैं, अब और जो बातें वो जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो तो हिसाबी तौर पे भी अपनी जंग हार चुके हैं।
गुल साहब कुछ कह रहे हैं आप? 10 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना है जी। मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ। जिसको हम बड़ा चौधरी समझते रहे, एक्चुअली तो वो तो कभी बड़ा था ही नहीं। उसकी टेक्नोलॉजी में फारिग है। दुनिया आज ये नहीं देख रही कि टेक्नोलॉजी किसकी है, दुनिया ये देख रही है कि वो उस हाई वो टेक्नोलॉजी प्रैंक, पूरा प्रैंक था सर। बहुत शुक्रिया तीनों दोनों मेहमानों का। और नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ की तरह आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा मुझे, और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।